वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो तुगलक वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा बोला जाता है, विद्वानों में मतभेद है, मैंने बोला, पर ये मिश्रित जाति के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? कि एक बलवन का दास था, उसने किसी जाट स्त्री से क्या किया? विवाह किया, और उससे जो मिक्स ब्रीड या मिश्रित जाति पैदा हुई वो कौन थे? तुगलक वंश थे ना। तो इसमें जो सबसे ये गयासुद्दीन तुगलक है, ये बलवन का ये क्या होता है? दास होता है, गुलाम होता है। उसके साथ धीरे धीरे ये तरक्की करते हुए दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। और इसका समय काल देखेंगे तो 1320 से 1325। तो गयासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। क्या नाम था इसका? उपनाम क्या था गयासुद्दीन तुगलक का? गाजी। क्या नाम था? गाजी। गाजी समझते हो ना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गाजी? काफिरों को कत्ल करने वाला। क्या? काफिरों को मारने वाला। कहीं और मत ले जाना, ठीक है मेरी बात को, ठीक है? ऐसा लिखा है, इसका मतलब है तो वही बता रहा हूं, ठीक है? गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को कत्ल करने वाला। तो इसने उपाधि क्या ली थी? गाजी तुगलक की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है? इस कारण इसको बाद में क्या बुलाने जाने लगा? तुगलक बुलाने जाए। मतलब मैंने बोला ना, पहले किसी का वंश का नाम एक बार कोई नाम रख दिया, उसके वंश वालों का नाम वही हो जाता। तो इस वंश का नाम क्या पड़ गया? तुगलक वंश। गयासुद्दीन की उदारता की नीति अपनाई किसने? किसकी नीति अपनाई? किसने बोला ऐसा? बर्नी ने। किसने बोला? बर्नी ने। उसने सिंचाई व्यवस्था भी दुरुस्त करवाई, जिससे किसानों की आर्थिक नीति में क्या हुआ? सुधार हुआ। जैसे आजकल किसानों की आर्थिक नीति में सुधार हो रहा है, वैसे उस वक्त भी किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। अभी मत समझ लेना मैं किसी को तुगलक कह रहा हूं, ठीक है ना? और इसने डाक व्यवस्था, जैसे डाक व्यवस्था आरंभ किसके समय में किसके समय में हो चुकी थी? हैं? डाक व्यवस्था पहले स्टार्ट हो चुकी थी। किसके टाइम में? खिलजी के टाइम में, बताया था मैंने। तो इसके टाइम में भी डाक व्यवस्था क्या थी? श्रेष्ठ थी। उसने न्याय व्यवस्था में भी क्या किया? सुधार किया, ठीक है ना? और गयासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा ना देकर उन्हें कर मुक्त जागीरें दी। क्या दी? कर मुक्त जागीरें दी, ठीक है ना? और इनके संबंध थोड़े खराब हो गए थे। किससे? निजामुद्दीन औलिया से। किससे खराब हो गए थे? तो अब चिढ़ गए निजामुद्दीन औलिया। किससे? तो एक गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहे थे, ठीक है? और दिल्ली आने से पहले ही औलिया को छोड़कर चले जाने को कहा उन्होंने दिल्ली, कि भाई तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओ। जो निजामुद्दीन औलिया, उनसे पंगा हो गया होगा इनका, और उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया, हनूज दिल्ली दूरस्त। क्या बोल दिया? मतलब दिल्ली अभी किसको बोला? गुस्से में बोल दिया होगा, तू मुझे दिल्ली से निकल जाने को बोल रहा, दिल्ली तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर है, बोल दिया ऐसा। अब हुआ क्या, जब गयासुद्दीन ये तुगलक जा रहा था, तो अफगानपुर नामक गांव में क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था। और जिस घर के ऊपर विश्राम कर रहा, वहाँ जो लकड़ी की छत थी वो इसके ऊपर, किसकी ऊपर गिर गई, और इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब कहा यह जाता है कि ये जो कारस्तानी है ये किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। पर एक बेटा अपने बाप को मारेगा क्यों? एक बेटा अपने बाप को, पर विद्वान कहते हैं कि मारा तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो किसका रहा हो सकता है? मोहम्मद बिन तुगलक का, ताकि वो दिल्ली को क्या, दिल्ली की सल्तनत पर बैठ सके। तो इब्न बतूता, कौन? इब्न बतूता, जो कहां से आया था? मोरक्को से, और उसने एक पुस्तक लिखी थी रहला। उसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? षड्यंत्र था। बात जो भी रही हो आगे हमने, ठीक है? और उसे कहाँ दफनाया गया? फिर तुगलकाबाद में। कहाँ दफनाया गया? अब जो मेन हीरो आएगा, मेन एंट्री जिस हीरो की है, जो इस तुगलक वंश की नाक ऊंची लेके जाएगा, जिसके नाम पे तुगलक वंश को जाना जाता है, उसका नाम है मोहम्मद बिन, या MBT कह लो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। अब इससे प्रश्न क्या पूछे जाते देखें। मूल नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? जूना खां। क्या नाम था? याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था? और कौन सी उपाधि धारण करी थी? उलूग खां की उपाधि धारण की थी। किसकी? तो उलूग खां की उपाधि धारण किसने की? मोहम्मद बिन, जो किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का।
इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री आता। मोरक्को का कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका, राइट? किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और यहां से कौन आया था? इब्न बतूता। कौन आया था? और इब्न बतूता को इन 1342 में इब्न बतूता को चाइना भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट? और इसको दिल्ली का काजी के पद पे नियुक्त किया। किसको? इब्न बतूता को। किसने किया काजी के पद पे नियुक्त? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाह, सुल्तान की छाया शब्द को क्या करवाया? अंकित करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उसके शासनकाल में साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। और सबसे खास बात जानते हैं तुगलक वंश की? जैसा कि मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए थे? 5। सबसे छोटा वंश कौन सा था? खिलजी, राइट? कितने साल के लिए? 30। और सबसे लंबा? तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कौन सा वंश था? तुगलक वंश, ठीक है ना? अब थोड़ा सा प्रशासनिक परिवर्तन देख लेते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कितना होशियार आदमी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। किसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? किसने? कि मैं किसी को धर्म के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? योग्यता के आधार पर पद। जिस कारण भारतीय मुसलमानों एवं हिंदू को भी सम्मानित पद प्रदान किए गए। क्योंकि ये तो बाहर से आए थे राज करने के लिए, तो यहाँ के लोगों के साथ अच्छी तरह पेश थोड़ी आएंगे। पर यहाँ के मुस्लिमों को भी और यहाँ के हिंदुओं को भी किस पद पे? अच्छे पद पे, योग्यता के आधार पर पद किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसने क्या क्या काम किए देखो। इसने कहा कि देखो राजस्व में कहा, ये देखो थोड़ा दिमागदार तो था, पर समय के अनुसार इसने, अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। याद, आप काम भले ही अच्छा करें, सही समय पे सही काम करना आवश्यक है। सही समय पे कहाँ पे झूठ बोलना चाहिए और कहाँ पे सच बोले। अभी कोई मर गया बेचारा, क्या हुआ? कोई मर गया, बहुत बुरा आदमी था वो, जो मरा हुआ आदमी क्या था? अब उसके घर वालों के सामने जाके बोलोगा बहुत बढ़िया हुआ ये आदमी मर गया, तो उसके घर वाले तुम्हारी क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। बोल तुम सही रहे हो कि एक बुरा इंसान मर गया, पर समय सही नहीं है अभी बोलने का। तो किए तो इसने भी बहुत अच्छे काम। किसने? पर इसका समय सही, अगर समय आपका सही नहीं है और आप सच बोलते हो तो आप पिटोगे। तो समय के अनुसार बोलना बहुत जरूरी है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दिखेगा। इसने क्या किया? इसने देखो दिमागदार था, इसने कहा कि मुझे राजस्व कहां से प्राप्त होगा? राजस्व कहां से प्राप्त होगा? एग्रीकल्चर, राइट? किससे? कृषि से। तो इसने एक विभाग का स्थापना किया जिसका नाम था अमीर ए कोही। अमीर ए, अगर आपसे पूछे पेपर में कि अमीर ए कोही किससे संबंधित है, किस विभाग से, तो कृषि। जैसे दीवाने अर्ज, क्या किससे संबंधित था? बोले भाई सैन्य विभाग से। किसने किया था उस विभाग का? बलबन ने। और दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? राजस्व। किसने एस्टैब्लिशमेंट की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसी पेपर में पूछेगा कि अमीरे को ही किससे संबंधित है? किससे? कृषि। और किसने स्थापना करी है इसकी? अच्छा इंसान था कृषि के लिए। और इसने क्या किया? चलो भाई, इसने क्या किया कि कृषि के लिए बड़ा अच्छा काम किया। एक पूरा विभाग बना दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसने थोड़ा दिमाग लगाया, बोले हर जगह से हम राजस्व लेते हैं। इसने सबसे पहला काम जो इसने दिमाग वाला किया, इसने क्या किया? दो आब में कर वृद्धि कर दी। क्या कर दी? 2 आब में क्या कर दी? कर वृद्धि कर दी। मतलब इसने बोला यमुना और गंगा का जो जगह है वो ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। क्या है? तो वहां टैक्स ज्यादा लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। पर उस बार पड़ गया सूखा। क्या पड़ गया? तो इसके सैनिक गए होंगे राजस्व लेने, टैक्स दुगना तो छोड़ो, आधा भी नहीं मिला, मार मार के भगा दिया सैनिकों ने। तो उसने कहा हटाओ। तो पहली नीति इसकी फेल हो गई। कौन सी? 2 आब में कर वृद्धि की नीति क्या हो गई? अब इसने फिर दोबारा दिमाग लगाया। क्या लगाया? ये क्या चाहता था? इसने बोला कि मैं अपनी राजधानी, ये दिल्ली है ना, दिल्ली इधर, क्या इधर दिल्ली है, दिल्ली से अपनी राजधानी लेके जाऊंगा देवगिरी। कहां लेके जाऊंगा? देवगिरी किधर? महाराष्ट्र में। अगर यहां राजधानी ले आऊं तो इससे क्या फायदा होगा?
क्या फायदा होगा? अगर मैं राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि यहाँ महाराष्ट्र में ले आऊं तो क्या फायदा होगा? लगाओ बुद्धि, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थोड़ी तुम भी लगा लो। हाँ, ऊपर वाले को भी देख पाऊंगा और दोनों तरफ कंट्रोल कर लूंगा मैं। सही काम किया, सही लगाया। तो इसने अपनी राजधानी, दूसरा काम क्या किया? राजधानी परिवर्तन। कहाँ ले गया भैया राजधानी? देवगिरी से, सॉरी दिल्ली से देवगिरी। क्यों ले गया? ताकि पूरे भारत पे मैं क्या कर सकूं? नियंत्रण। पर हुआ उल्टा फिर इसके साथ, बेचारे के साथ हुआ यूं कि दिल्ली में, अब देखो तुम मान लो कि तुम कहीं अधिकारी बन के देहरादून में बढ़िया बैठे हो, तुम्हारा घर बना हुआ, तुम्हारी फैमिली पूरी देहरादून में, और तुमसे बोला जाए अब जाओ भैया गैरसैंण हो गया तुम्हारा ट्रांसफर। कहाँ हो गया? अब क्या करोगे? पर जाना पड़ेगा। जाओगे तुम करोगे विरोध। पहाड़ पत्थर में क्या करोगे तुम कहाँ बैठोगे? यार देहरादून सिटी है, बढ़िया जगह है, बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, बीबी बिग बाजार मॉल में घूम रही है ना, दिन का खर्चा। अब तुम वहाँ गैरसैंण में तो मॉल मिलेगा नहीं, तो तुम क्या करोगे? विरोध करोगे। क्या करोगे? कि अभी राजधानी यही सही है, अस्थायी रहने दो। कहाँ रहने दो? यही देहरादून रहना दो, गैरसैंण तो परमानेंट है, रहने दो, वहां नहीं जाओगे। पर ये था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कहा भैया सबको कहाँ जाना पड़ेगा? देवगिरी। अब भैया बड़े मन मार के, जब आदमी मन मार के कोई काम करता है वो काम कभी सक्सेस, तो कई सारे ऊँट मर गए इनके साथ, कई लोग प्यास से मर गए, जो भी मर ही रहे थे। मतलब इन लोगों का मन नहीं था वहाँ दिल्ली छोड़ के कौन जाना चाहता है। तो फिर इसने कहा यार ये प्लान भी मेरा क्या हो गया। तो सबसे बोला तुम यार वापस दिल्ली चले जाओ, नहीं कर रहे राजधानी चेंज। सबका खून सूख गया यार, दिल्ली जैसी जगह से कौन जाएगा इधर देवगिरी। तो ये बेचारे ने कोशिश अच्छी करी ना, पर ये कोशिश भी इसकी क्या हो गई? फेल हुई। और देवगिरी का उसने जो नया नाम रखा था ना उसको, जब राजधानी कर रहा था, बढ़िया सा नाम रखा था दौलताबाद। क्या नाम रखा था? पर दौलत तो मिली नहीं। चलो भैया ये योजना भी असफल हो गई, कोई नहीं। अभी मोहम्मद बिन तुगलक फिर भी हार नहीं मानता है। वो कहता है थोड़ा तो मुझे प्रशासन में कुछ इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? उसने तीसरा काम यह किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सबसे पहले टोकन करेंसी चलाने का श्रेय जाता है इसको। कौन सी करेंसी? मतलब सांकेतिक मुद्रा। जैसे आप कभी सफर किए होंगे ना उसमें, ट्रेन में, रेलवे में, दिल्ली में कौन सी ट्रेन होती है? मेट्रो में। तो आपको कौन सी करेंसी देते हैं? अरे कौन सी करेंसी देते हैं? रुपया देते हैं। क्या रुपया लेके जाओ? क्या खरीदते हो वहां पे? टोकन खरीदते हो। किसके टोकन होते हो? प्लास्टिक टाइप के, रुपये से लगाए मैग्नेट टाइप पर निकल जाते है ना। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि मुद्रा की क्या होगी? बचत होगी। तुगलक ये समझता था कि सोना और चांदी में घिसावट क्या होती है? ज्यादा होती है। अरे सोना और चांदी घिसेगा नहीं घिसेगा, तो उससे मुद्रा का क्या होगा? ह्रास होगा। तो उससे बचाने के लिए अपन ने क्या करते हैं, हम एक टोकन करेंसी यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे। और ये सांकेतिक मुद्रा किसकी चलाएंगे? जो बेकार सा एलिमेंट किसकी बने? तांबे की मुद्रा चलाएंगे। किसकी? क्योंकि तांबे की वैल्यू ज्यादा, तो बस पैसा ही तो दिखाना है, संकेत कि 1 रुपया। अब 10 का नोट लिखा होता है 10 रुपया, तो 10 का नोट थोड़ी होता है। मेरी बात समझ रहे हो? उस नोट की वैल्यू 10 रुपया थोड़ी है, खाली 10 लिखा है ना, तो 10 पे चलता है। तो ऐसी सांकेतिक मुद्रा किसने चलाने की सोची? सबसे पहले। पर लोग और तेज होते हैं, भारत के लोग तो बड़े समझदार होते हैं। उनने घर घर पे तांबे के सिक्के बनाने। वो बेचारा यहाँ के लोगों को समझ नहीं पाया। उन्हें सोचा जैसा कि मैं ईमानदार हूं वैसे कि ये सब लोग, पर वो सब थे बेईमान। उनने घर में जाके तांबे को काट काट के सारे बर्तनों से क्या बना दिए? तांबे के सिक्के। अब उसे बुद्धि क्या लगानी चाहिए थी? उसे ये सोचना चाहिए था ये साले सबके सब है बेईमान, तो मुझे जो टकसाल बनानी चाहिए थी, तो उस मुद्रा पे कुछ ना कुछ क्या लगनी चाहिए थी? स्टैम्प या मुहर, जिससे पता चले ये राजकीय मुद्रा है, यही मार्केट पे चलेगी। नहीं तो लोग नकली मुद्रा भी चला सकते हैं। तो लोग पहुंच गए इसके पास तांबे के सिक्के ले लेके। बेचारे ने सारे तांबे के सिक्के लिए और उनको उसके बदले सोने की मुद्राएं, तो इसके यहाँ पूरे तांबे के सिक्के ही बन गए। तो सांकेतिक मुद्रा वाला भी हिसाब क्या हो गया? थोड़ा असफल कर दिया लोगों ने। काम सही कर रहा है, काम पर हो क्या रहा है? तो तुम बेटा कभी मत घबराना।
अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तुम लोग गधा कह रहे हैं ना, तो ये मत सुनो तुम गधे हो, तुम्हारा टाइम खराब है बस, जैसे इसका खराब चल रहा है। अब चौथा काम इसने और किया, इसने कहा अब हम करेंगे युद्ध। क्या करेंगे? और अपने शासन को थोड़ा क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो उसने कहा कराचिल, एक जगह है कराचिल, कौन सी जगह? कराचिल युद्ध अभियान। कराचिल युद्ध अभियान किसने शुरुआत करी? तो इसने पहले ही सब सैनिकों को सैलरी दे दी, युद्ध की ट्रेनिंग भी दे दी, और अब बोला कि कहाँ क्या करेंगे हम युद्ध? कराचिल। कराचिल किधर पड़ता है? कुमाऊं वाला रीजन, कुमाऊं गढ़वाल वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ी राज्य। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आक्रमण, और इस राज्य को जीत लेंगे। फिर किसी ने समझाया भाई वो पहाड़ को जीत भी लोगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा? मान लो ये उत्तराखंड को जीत भी लेता है, हिमाचल प्रदेश को जीत, इसे क्या मिल जाता है? यहाँ से पैसा, जमीन, क्या मिलता? तो इसने बोला यार सैलरी तो दे ही दी है, इसको भी क्या करूं? तो 4 योजनाएं चलाई किसने अपने जीवन काल में, और सबकी सब विफल रही। तो ये तो बात करी हमने किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और उसने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पे मकबरे का निर्माण भी करवाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलकाबाद के बाद आदिलबाद नामक दुर्ग भी बनवाया। किसने? मोहम्मद बिन, ठीक है ना। और अब जो मृत्यु की बात करते हैं तो कहते हैं कि थट्टा जो जगह पड़ती है सिंध में, थट्टा एक जगह है सिंध में, वहाँ बीमार पड़ गया और 20 मार्च 1351 को इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और इसके बारे में बदायूनी क्या लिखता है? कौन? बदायूनी क्या लिखता है? इसको रक्त पिपासु पागल बादशाह कहा गया है। क्या बोला गया? किसको? तो लास्ट में बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, और प्रजा को उसके सुल्तान से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। लोग इसे पागल बादशाह समझते थे, पागल, इसका दिमाग खराब है, उल्टे सुल्टी हरकतें करता रहता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बात करी किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो इंपॉर्टेंट हीरो अब आएगा इसका है, वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? 1351 से 1388, 1351 से 1388। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज उसके साथ था। कौन था उसके साथ? फिरोज। और 23 मार्च 1351 को फिरोज सुल्तान बना। फिरोज कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। क्या था? कौन था फिरोज शाह तुगलक? किसका चचेरा भाई था? अब देखिए भाई फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है। पहले तो इसकी राजस्व व्यवस्था देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो सबसे पहली बात, ये इस्लामिक कानून के हिसाब से चला है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक भी इतना इस्लामिक कानून से नहीं चला और ना ही खिलजी चला, पर ये पूरा शरीयत से चला। कौन? पूरा शरीयत समझते हो ना, इस्लामिक कानून। और उसने 4 कर लगाए। कितने टैक्स लगाए? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाए। कौन कौन से? खराज। कौन सा? खराज मतलब लगान। खराज मतलब लगान। दूसरा खम्स। दूसरा युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग। चलो बढ़िया, 1/5 ही ले रहा है। खिलजी कितना लेता था? 4/5। युद्ध में कितना लेता था? ये कितना ले रहा है? जजिया। तो जजिया कर लगाया सबसे पहले किसने? और जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर को क्या कहा गया? गैर मुस्लिम मतलब कोई भी हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, पर मुस्लिम होगा नहीं तो उसको कौन सा कर देना पड़ेगा? जजिया कर। और एक जकात लेता था। क्या लेता था? जकात किससे लिया जाता था? मुस्लिमों से। किससे लिया जाता था? तो एक बात तो इसने मैंने बता दिया फिरोज शाह तुगलक में कि शरीयत के हिसाब से चला था। 4 टैक्सेशन लगाए। और इसने एक काम और किया, इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। कितने? किसने समाप्त किया? तुगलक, ठीक है ना। और इसने एक कर, सिंचाई कर लिया। सिंचाई कर को बोला हर्ब ए शर्ब। क्या बोला? सिंचाई कर को क्या बोला? हर्ब ए शर्ब। हर्ब ए
सर। किसने लिया सिंचाई कर? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। और कितना लिया? 1/10 भाग, 1/10 भाग, ठीक है ना। और इसने जो लगान लेता था, ये लेता था पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग, 1/5 से 1/, ठीक था, 1/5 1/3 सही है। अरे पहले इस खिलजी से तो सही है ना, ये खिलजी से तो। और यही काम नहीं किया इसने, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी किसने करवाया? एग्रीकल्चर पे ये भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि इसका भाई भी दे के गया, तो जैसा भाई करेगा वैसे भी चचेरा भाई भी करेगा ना, ठीक है। इसने एक सिक्का चला जिसका नाम था ससगनी। क्या नाम था? ससगनी सिक्का चलाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अफीक, एक अफीक है और उसके अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं विख नामक तांबा और चांदी सिक्के निर्मित किए। तो अद्धा और विख नामक चांदी और तांबे के सिक्के किसने चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने। और मैंने बोला फिरोज शाह ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। कितनी बड़ी नहरों का? इसने यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी नहर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। यात्रियों की सुविधा के लिए इसने 150 कुएं खुदवाए। तो भाई सिंचाई व्यवस्था पे तो बहुत ही ध्यान दे रहा है कौन? पीडब्ल्यूडी का निर्माण करवाया, कुछ कुछ सार्वजनिक कार्य भी किए हैं इसने। जैसे इस फिरोज ने, याद रखो, फिरोज ने फतेहाबाद, बोलो फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए। पेपर में पूछ लेगा कौन कौन से नगर बसाए? हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। किसने बसाए? पेपर में आया हुआ है, एक एक पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, चाहे घटना चक्र पढ़ लो चाहे कुछ पढ़ लो। और उसने दिल्ली का फिरोज शाह कोटला वाला नगर भी इसको क्या आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। और उसने अपने भाई, उसका भाई का नाम बताओ मुझे, बचपन का नाम। अरे वो तो उपाधि ली थी उलूग खां की, नाम बचपन का नाम क्या था? जूना खां। तो अपने भाई जूना खां की याद पे जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? भूलना नहीं, जौनपुर, पेपर में जूना खां की याद पे, ठीक है ना। और इसने एक काम और किया, अशोक के जो 2 स्तंभ थे मैंने बताया था आपको, दिल्ली में मंगवा लिए। एक तो मेरठ से लाया, दूसरा टोपरा पंजाब से उठा लाया। किसके? अशोक के। फिरोज ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। किसने? इस प्रकार कुतुब मीनार कितने मंजिला हो गया? बात आगे सब, 4थी मंजिल पे 2 और बना दिए तो कितने हो गए? 5 हो गए। थोड़े कुछ परोपकारी कार्य भी इसने किए। किसने? फिरोज। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से विभाग की स्थापना करी? जल्दी जल्दी बोलो। अरे अरबी में बोलो भाई, दीवाने। और बलबन ने दीवाने अर्ज। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही। दीवानी लगा दो अर्ज के। इसने भी कुछ बनाया, इसने किया दीवाने बंदगान, दीवान के बंदगान। बंदगान, बंदगी कौन करते हैं? गुलाम करते हैं। तो गुलामों के लिए एक पूरा विभाग बनाया इसने। सबसे ज्यादा गुलाम रखने वाला कौन था पता है आपको? फिरोज शाह तुगलक। इसलिए पूरे ने एक विभाग ही बना दिया। कौन सा? दीवाने। जो भी गुलाम थे उनका, बेचारों का अगर कोई दिक्कत हो रही है, खर्चा, रुपया, पानी, सेवा, वो कौन सा विभाग करेगा? दीवाने वाला। तो सबसे ज्यादा गुलाम भी इसी के टाइम पे थे, ठीक है। तो गुलामों के लिए एक पृथक विभाग का स्थापना किया। किसने? किस नाम से? एक काम और के दीवाने खैरात। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। खैरात मतलब जो मुसलमान अनाथ स्त्री और विधवा थी उनकी आर्थिक सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना करी, दीवाने। बात आगे सब। एक इसने और स्थापना की, दारुल शफा। दारुल शफा। शफा खाना जानते हो किसे कहते हैं? अस्पताल को। इसको अस्पताल नहीं, अस्पताल को कहते हैं शफा खाना।
क्या खाना? शफा मतलब उर्दू कुछ पढ़ते नहीं हो क्या? कैसे आदमी हो तुम लोग? तो कभी शायरी वायरिया पढ़ लो, गाने वाने सुन लो, जीवन में कुछ कर लो, वैसे कुछ नहीं होना तुम्हारे। सफा सफा मतलब जो सही करने के लिए। तो सफा खाना मतलब दवाई खाना है ना, सफा खाना कहते हैं ये क्लिनिक अस्पताल को। तो इसने एक विभाग ही बनाया। क्या बनाया? कौन सा? ये खैराती अस्पताल था। कैसा अस्पताल था? मतलब कोई भी बेचारा गरीब है जिसका पैसा नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए, वो खैराती शफा खाना में जाके अपना क्या कर सकता है? फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकता है? इलाज। जैसे मुख्यमंत्री क्या था, मुख्यमंत्री जी ने कहा आयुष्मान है ना, गरीबों के लिए नहीं है? हाँ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट। तो इसने ही दारुल शफा बनाया, खैराती शफा खाना। किसने? एक और विभाग है, दीवान इस्तिहार। दीवान इस्तिहार। अभी भाई दीवान इस्तिहार के पेंशन के लिए। किसके लिए? पेंशन। कितना बढ़िया काम किया। किसके लिए? पेंशन। किसके? जो बेचारे सैनिक युद्ध में मर गए हैं, उनके जो बेचारे घर वाले, उनको क्या मिले? पेंशन मिले। क्या मिले? तो उसके लिए एक विभाग बना दिया। क्या ये याद हो रहे हैं तुम्हें? दिक्कत तो नहीं हो रही बोलने में? ठीक। अच्छा, शिक्षा के बारे में जरा बात कर लेते हैं। फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था और बर्नी एवं शम्से सिराज अफीक जैसे विद्वान इसके समकालीन रहे। कौन कौन से? जियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफीक, है ना। तो बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी? फतवा ए जहादारी। तो पुस्तक फतवा ए जहादारी किसने लिखी है? फतवा ए जहादारी बर्नी ने। याद रखना, पेपर में यहां से प्रश्न पूछेगा। तारीख ए फिरोज शाही। क्या? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? बोलो भाई, पढ़े नहीं जिंदगी में कभी ढंग से। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? ये भी बर्नी ने लिखी है। कंफ्यूज मत करना, पेपर में आया था। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? फतवा ए जहादारी किसने लिखी है? बर्नी ने। और तारीख ए फिरोज शाही एक और लिखी है। एक तो बर्नी ने लिखी है और एक तारीख ए फिरोज शाही एक और बंदे ने लिखी है, उसका नाम है शम्से सिराज अफीक। उसने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी है। पर कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है पेपर में? अब बताता हूं कहां क्रिएट होता है, कहां तुम गलती कर जाओगे। पेपर में प्रश्न ये पूछेगा आपसे कि फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? बताओ भाई, बोलो। अरे भैया बताओ जरा, फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? ये आत्मकथा है। ये किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूज कहीं यहां बर्दी मार आ जाओ। यहां फतुहात की बात कर रहा हूं, हर जगह फिरोज शाही मिल रहा है, तो ये नहीं कि हर जगह बर्नी और अफीक लिख दें। अगर फतुहात आ जाएगा तो ये आत्मकथा किसने लिखी है? स्वयं। आगे बात समझ में। फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। वैसे तो मैं लिखवा दूंगा, बट ऐसे नोट्स तैयार कर ले, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एक एल्फिस्टन है। कौन? एल्फिस्टन। वो फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहता है। क्या कहता है? सल्तनत युग का अकबर कौन कहता है इसको? एल्फिस्टन। कौन कहता है? ठीक है। और धार्मिक नीति कहूं तो बड़ा ही कट्टरपंथी रहा है ये, हिंदुओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा कठोर रहा है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और ये जितना भी इसकी राज व्यवस्था है, ये पूरी तरह से इसकी राज शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप पूरी तरह से दिखता है। किसके? फिरोज शाह तुगलक। बात आ गई समझ में। अब एक बात और सुन लो। फिरोज की मृत्यु हो गई थी 1388 में, और 1394 से जो 1412 तक शासक रहेगा उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या? कौन से वंश में नासिरुद्दीन महमूद? तुगलक वंश की बात कर रहा हूं।
और इसी के टाइम में किसने अटैक किया था बताएं भाई? तैमूर। मैंने बात करी थी, उत्तराखंड में भी बात करी थी। उत्तराखंड में अटैक किसने किया था सबसे पहले? नासिरुद्दीन महमूद ने। और इसी के शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1412 ईस्वी में हुई, जिसके बाद तुगलक वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे आपका सैयद वंश। ठीक, क्लियर?